हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों आज जो वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं वो नेपाल और इंडिया के प्रति जो रिलेशनशिप है उसके बारे में है। एक वीडियो ऐसी मिली है मुझे जिसका जो थंबनेल देख के मैं थोड़ा सा परेशान हो गया हूँ। उसके थंबनेल में ये बताया गया कि भाई नेपाल क्यों जलता है भारत से, मतलब नेपाल भारत से जलता है, उसका थंबनेल ये बताया गया है। और जो टाइटल है, टाइटल में भी लिखा हुआ है कि डू नेपाल हेट इंडिया। क्या सच में ऐसा है? क्या सच में लोग ऐसा सोचते हैं कि नेपाल और इंडिया के बीच में कुछ ऐसा रिश्ता है जो कि कभी सुलझ ही नहीं सकता? बाकी कुछ लोग कहते हैं कि भाई नेपाल और इंडिया के इतने अच्छे रिलेशनशिप है, इतने प्यारे रिलेशनशिप है, इतना अच्छा रिश्ता है क्योंकि दोनों देशों के बीच में बॉर्डर नहीं है। कोई भी नेशनलिटी, चाहे नेपाल का इंडिया में हो गया, इंडिया के नेपाल में हो गया, वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपने घर और देश में भेज सकते हैं, शादी कर सकते हैं। बल्कि यहाँ तक का भी रिश्ता है कि मतलब एक दूसरे के रिलीजन से, कास्ट से शादी भी कर सकते हैं। नेपाली लोग इंडियन से शादी करते हैं, इंडियन नेपाली से शादी कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देख के, इसके थंबनेल को देख के थोड़ा सा मतलब एक होता है ना, अंदर एक क्वेश्चन उठता है कि यार सच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि नेपाल भारत से जलता है। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। वीडियो के एंड में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे क्योंकि जब तक हम पूरी वीडियो नहीं देख लेते हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि थंबनेल बना के रख देते हैं और फिर वीडियो के अंदर कुछ और ही होता है। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के एंड में डिस्कशन करेंगे नेपाल के बारे में, इंडिया के बारे में और इन दोनों की गहरी दोस्ती के बारे में। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 1 2 3 गो। दोस्तों आज तक हमने इंडिया और नेपाल के बीच एक बहुत ही गहरी और यूनिक रिलेशनशिप देखी है। दोनों देशों के बॉर्डर खुले हुए हैं और बिना किसी पासपोर्ट या वीजा के हम बॉर्डर को क्रॉस भी कर सकते हैं। नेपाल के लोग बिजनेस या एजुकेशन के लिए इंडिया आते हैं एंड इंडियंस के लिए नेपाल एक बहुत ही पसंदीदा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस दोस्ती में दरारें पड़ती दिखाई दी हैं और आज हाल ये है कि नेपाल के लोग हम इंडियंस से हद से ज्यादा नफरत करने लगे हैं। ये बात आप में से काफी लोगों के लिए शॉकिंग हो सकती है क्योंकि एज ए टूरिस्ट नेपाल में हमें बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया जाता है, मगर सच्चाई ये है कि नेपाली लोग अंदर ही अंदर हमसे बेइंतहा नफरत करते हैं। हैरानी की बात ये है कि वो उन नेपालियों से भी नफरत करते हैं जो दिखने में हम भारतीयों के जैसे हैं। लेकिन हमारा सबसे करीबी दोस्त नेपाल आज हमें दुश्मन क्यों समझने लगा है? आखिर वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से ये लोग हमसे इतना हेट करते हैं? आइए इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इतिहास में ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें इंडिया और नेपाल ने अपनी दोस्ती की मिसालें पेश की हैं और दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट करते नजर आए हैं। चाहे वो मेजर पॉलिटिकल चेंजेस हो, राणा रिजाइम का विरोध हो, डेमोक्रेसी की बुनियाद हो या माओवादियों के साथ शांति समझौता, नेपाल को इंडिया की तरफ से हमेशा ही खुला सपोर्ट मिला है। नेपाल का 60% इकोनॉमिक एक्टिविटीज सीधे भारत से जुड़ी हुई है और वहाँ का 80% इम्पोर्ट भारत से ही किया जाता है। इंडिया ने नेपाल के डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए उसकी बहुत ही मदद की है। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी मेजोरिटी ऑफ नेपालीज इंडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। माई रिपब्लिका के ऑथर नवराज लामा, जो कि एक नेपाली सिटीजन है, उनका कहना है कि जब से उन्होंने होश संभाला है तब से वो अपने अंदर इंडिया को लेकर नफरत महसूस करते आए हैं। जब वो यूएसए और कनाडा जैसे देशों में गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारे नेपाली लोग इंडियन रेस्टोरेंट्स या उन बिजनेसेस में काम कर रहे थे जिनके ऑनर इंडियंस थे। जब उन्होंने उन नेपालियों से बात की तो उन्हें पता चला कि एक जैसे कल्चर, फूड, लैंग्वेज और थिंकिंग स्टाइल होने की वजह से उन्हें भारतीयों के साथ काम करना आसान लगता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भले वो उनके साथ काम कर रहे थे लेकिन इसके बावजूद भी वो उन्हें पसंद नहीं करते थे। नवराज लामा बताते हैं कि एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में जब वो इंडिया आए तो यहाँ के लोगों से उन्हें जो रिस्पेक्ट मिली वो दिल को छू लेने वाली थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी उनकी नफरत जरा भी कम नहीं हुई। लेकिन इस नफरत की जड़ क्या है, इसको समझने के लिए हमें नेपाल के इतिहास पर एक बार नजर डालना होगा। दोस्तों आज से करीब 200 साल पहले नेपाल का मैप आज के मैप से बहुत अलग था। आज इंडिया में मौजूद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा उस समय नेपाल के अंडर में आता था। इन हिस्सों को किसी राजा ने युद्ध जीतकर इंडिया में शामिल नहीं किया था, बल्कि ये ब्रिटिशर्स की अकलमंदी का नतीजा था। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल दक्षिण एशिया का एकमात्र ऐसा देश था जो ब्रिटिश शासन से बचा हुआ था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया की हर कीमती चीज को अपने खुद के देश में एक्सपोर्ट कर रहे थे, उसी दौरान उनकी नजर तिब्बत में पाए जाने वाले पश्मीना पर पड़ी, जिनकी क्वालिटी एकदम यूनिक थी। ऐसे में उन्होंने इसे लंदन में एक्सपोर्ट करने का सोचा। लेकिन समस्या ये थी कि तिब्बत जाने के लिए उन्हें नेपाल के बीच से गुजरना पड़ता। जब ब्रिटिशर्स ने नेपाल में एंटर करने की कोशिश की तो वहाँ से उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसे में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 2 साल तक जंग चली।
बाद में नेपाल कमजोर पड़ने लगा और दोनों देशों को आपस में समझौता करना पड़ा एंड नेपाल ने उस समय एक ट्रीटी साइन की जिसके तहत उसे अपने देश के कई हिस्से को इंडिया में शामिल करना पड़ा था। दोस्तों अगर हम नेपाल की पॉपुलेशन की बात करें तो वो है 3 करोड़, जिसे मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके टोटल पॉपुलेशन के 36% लोग आते हैं जनजाति की कैटेगरी में। इसके बाद आते हैं पहाड़ी लोग, जिससे नेपाल का शाही परिवार बिलोंग करता था और आज भी नेपाल की राजनीति में इन्हीं लोगों का मजबूत भागीदारी है। इसके बाद आते हैं मदेशी, जो हम इंडियंस से काफी मिलते जुलते हैं। इनकी लैंग्वेज, कल्चर और फूड भी हमसे काफी सिमिलर है और इसी सिमिलैरिटी की वजह से इनको भी नफरत का शिकार होना पड़ता है। लेकिन इन लोगों में ये नफरत शुरू से नहीं थी, बल्कि इसको हवा देने में पॉलिटिशियंस का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। यहाँ तक कि नेपाल के फर्स्ट कम्युनिस्ट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन अधिकारी से लेकर आज तक जितने भी लोगों ने गद्दी संभाली है, उनके लिए एंटी इंडियन सेंटीमेंट एक बहुत ही मेजर प्रोपेगेंडा रहा है। आपको बता दें, जब इंडिया अंग्रेजों से आजाद हुआ और यहाँ डेमोक्रेसी की नींव रखी गई, उस समय तक नेपाल में मोनार्की थी, यानी वहाँ पर राजतंत्र चलता था और देश को राजा महाराजा रूल किया करते थे। लेकिन इंडिया से प्रभावित होकर नेपाल में भी डेमोक्रेसी की मांग उठने लगी, जिसका समर्थन भारत ने भी किया। नेपाल की कांग्रेस पार्टी ने इस आंदोलन को खूब हवा दिया। उस समय नेपाल में भारत के एम्बेसडर थे सीपीएम सिंह। उन्होंने विद्रोहियों से बचाने के लिए नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह देव और उनके बेटे महेंद्र वीर को इंडियन एम्बेसी में जगह दी थी। एंड आखिरकार साल 1951 में राजाओं की सत्ता खत्म हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को लागू कर दिया गया और राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया गया। इसके बाद से नेपाल के सारे काम संविधान के अकॉर्डिंग होने लगे और राजा केवल नाम के रह गए। लेकिन फिर आया साल 1955, जब राजा त्रिभुवन की मौत हो गई और उनकी जगह उनके बेटे महेंद्रवीर विक्रम शाह देव ने 13 मार्च 1955 को राजगद्दी संभाली। वहीं 1959 के चुनाव में नेपाली कांग्रेस को 2/3 बहुमत मिल गया और बीपी कोइराला नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने। लेकिन राजा महेंद्र ने उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर दिसंबर 1960 में संसद को भंग कर दिया, कई सांसद को बंदी बना लिया और नेपाली कांग्रेस के नेताओं को जेल में डाल दिया। इसके बाद डेमोक्रेटिक सिस्टम खत्म हो गया और एक बार फिर से नेपाल में मोनार्की लागू हो गया, यानी फिर से अब देश में राजा शासन कर रहे थे। अब दोस्तों, इस इंसिडेंट के बाद जवाहरलाल नेहरू ने इसका खूब विरोध किया। सांसदों को बंदी बनाए जाने पर राजा की खूब आलोचना की और नेपाली कांग्रेस को पूरा समर्थन दिया। लेकिन कांग्रेस नेताओं को कमजोर करने के लिए राजा महेंद्र ने इंडिया के अपोजिशन पार्टी आरएसएस के साथ हाथ मिला लिया था, क्योंकि आरएसएस उस समय इंडियन कांग्रेस की अपोजिशन पार्टी थी और यहीं से नेपाल के अंदर एंटी इंडियन सेंटीमेंट्स का जन्म हुआ। आगे हम समझेंगे कि इसके पीछे की असली वजह क्या थी। अब दोस्तों, इसके कुछ समय बाद सिक्किम इंडिया में शामिल हो गया, जिसकी वजह से नेपाल की इनसिक्योरिटी बढ़ने लगी और वो अपनी राजशाही को बचाने के लिए चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगा। असल में सिक्किम जो है वो नेपाल, भूटान, तिब्बत और वेस्ट बंगाल के बीच में लोकेटेड एक आजाद राज्य था, जहां एक अलग राजा का शासन चलता था। मगर 1890 के दौर में सिक्किम ब्रिटिश इंडिया के अंदर एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन चुका था, यानी सिक्किम की सिक्योरिटी अब से अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी, जिसके बदले में वो इनके कुछ हिस्सों से टैक्स वसूला करते थे। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इसके साथ सिक्किम ने एक ट्रीटी साइन की, जिसके अकॉर्डिंग डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन अफेयर्स के मैटर में अब सिक्किम भारत पर डिपेंडेंट रहेगा और बदले में उसकी आजादी बरकरार रखी जाएगी। लेकिन 1963 में सिक्किम के राजा ताशी नामक ग्याल की मौत हो गई, जिसके बाद उनके बेटे पाल्डेन थोंडुप गद्दी पर बैठ गए। लेकिन 1970 आते आते लोग वहां की राजशाही के खिलाफ हो गए और डेमोक्रेसी की मांग करने लगे। बाद में विरोध प्रदर्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया और मोनार्की को खत्म करके सिक्किम में डेमोक्रेसी की शुरुआत हो गई। इसके बाद 4 सितंबर 1974 को कांग्रेस के लीडर काजी लेंटुप डोर्जी वहां के सीएम चुने गए और बिल्कुल नेपाल की तरह यहाँ के राजा को भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया गया। अब दोस्तों, यहाँ तक आपको सिक्किम की कहानी काफी हद तक नेपाल से सिमिलर लग रही होगी, लेकिन इसके बाद की कहानी भी कुछ एक जैसी ही थी। यानी जिस तरह से राजा और नेपाली कांग्रेस के लीडर के बीच टकराव चलने लगा था, ठीक उसी तरह सिक्किम के राजा और वहाँ के सीएम या कांग्रेस नेताओं के बीच भी देखने को मिला था। राजा वापस से मोनार्की चाहते थे, लेकिन सिक्किम कांग्रेस डेमोक्रेसी चाहती थी। एक तरफ तो इन दोनों में टकराव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, ऊपर से चीन अपनी नजर सिक्किम पर गड़ाए बैठा था। ऐसे में काजी लेंटुप डोर्जी ने खुद सिक्किम को भारत में शामिल करने की सिफारिश कर दी, जिसके बाद 23 अप्रैल 1975 को सिक्किम को इंडिया का 22वां स्टेट बना दिया गया। अब ये सब देखने के बाद नेपाल के राजा को डर सताने लगा कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ही ना हो जाए, इसलिए वो देश को कांग्रेस के खिलाफ भड़काने लगे। उसी दौरान नेपाल का इंडिया से अपना इन्फ्लुएंस कम करने के लिए राजा महेंद्र ने चीन के साथ एक ट्रीटी साइन की और हिमालय के साउथ साइड में अपनी 16 किलोमीटर जमीन चीन को देकर बदले में ये प्रॉमिस लिया कि वो हमेशा नेपाल की राजशाही को सपोर्ट करता रहेगा और हर बुरे वक्त में उनकी मदद करेगा। अब सिक्किम हाथ से निकल जाने पर चीन पहले से ही झल्लाया हुआ था। ऐसे में उसने नेपाल से अपनी दोस्ती गहरी करनी शुरू कर दी और इसके चलते नेपाल का भारत के साथ रिश्ता बिगड़ता चला गया।
दोस्तों 1990 में नेपाल के अंदर फिर से विद्रोह छिड़ गया और राजा की पावर को एक बार फिर से कम कर दिया गया। इस बार भी इसमें इंडिया का बहुत ही बड़ा सपोर्ट रहा था। जहां इंडिया उस लड़ाई में माओइस्ट यानी माओवादियों की मदद कर रहा था, तो वहीं चाइना राजाओं की। तो यहाँ तक की स्टोरी से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि कैसे नेपाल के हर बड़े मुद्दे में इंडिया ने इंटरफेयर किया है, जो वहाँ के पहाड़ी लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। डेमोक्रेसी आने के बाद नेपाल की सत्ता कम्युनिस्ट पार्टी यानी माओइस्ट के हाथों में आ गई, जिसे देखकर चाइना ने एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव लिया। जहां पहले वो राजशाही को सपोर्ट कर रहा था, वहीं अब उसने सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी से हाथ मिला लिया और नेपाल की इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना फुल कंट्रीब्यूशन देने लगा। अब सत्ता में कम्युनिस्ट पार्टी आ चुकी थी और इनके वो मुद्दे खत्म हो चुके थे जिसके बेसिस पर ये नेपाल की जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। इसलिए अपनी पावर को बरकरार रखने के लिए उन्हें सबसे आसान प्रोपेगेंडा लगा एंटी इंडिया सेंटीमेंट। एंटी इंडिया सेंटीमेंट को और भी ज्यादा हवा देने का मौका उन्हें तब मिला जब 2015 में नेपाल के अंदर एक बहुत ही भयंकर भूकंप आया। इसमें देश को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, 9000 से ज्यादा लोग मारे गए और 6 लाख घर बर्बाद हो गए। उसी दौरान नेपाल के पीएम ने एक कॉन्स्टिट्यूशन पास किया जो मधेसी लोगों के खिलाफ था, जहां उनसे कई अधिकार छीन लिए गए थे। ये वही लोग हैं जो बिल्कुल इंडियंस के जैसे दिखते हैं। इसके चलते मधेसी आंदोलन करने लगे और पूरे देश में दंगा फैल गया। इस दंगे में दंगाइयों सहित बहुत से मासूम मधेसियों को भी पुलिस ने मार गिराया था, जिसमें बिहार के रक्सौल का रहने वाला एक 19 साल का लड़का भी था जो नेपाल से अपने घर को लौट रहा था। इसके बाद इंडिया इन हत्याओं की जांच करने और कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की मांग करने लगा, लेकिन नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मधेसी के खिलाफ है। उल्टा उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से अपील करी कि वो मधेसियों को समझाएं और उन्हें शांत करें। अब नेपालियों का कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ना करने की वजह से इंडिया ने बॉर्डर पर अनऑफिशियल ब्लॉकेट्स लगा दिया था, जिसकी वजह से वहां फ्यूल और कई जरूरी चीजों की सप्लाई बंद हो गई, वो भी तब जब वहां कुछ महीने पहले ही भूकंप आया था। इस ब्लॉकेट्स की वजह से नेपाल में एलपीजी गैस की किल्लत हो गई, जिसके बाद बहुत बड़ी संख्या में जंगल की कटाई होने लगी। लोग लकड़ी और स्टोव पर खाना बनाने लगे और डीजल की कमी होने की वजह से कई स्कूलों को बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, यूनिसेफ ने नेपाल को ये चेतावनी दी थी कि अगर ऐसे ही फ्यूल, फूड, मेडिसिन और वैक्सीन की कमी रही तो नेपाल में 5 साल से कम उम्र के 30 लाख से भी ज्यादा बच्चों को मौत या बीमारी का खतरा है। दोस्तों नेपालियों का कहना है कि ये वो वक्त था जब इंडिया ने हमें पूरी तरह से तबाह कर दिया था। नेपलीज अथॉरिटी ने आरोप लगाया था कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन उनके टैंकर्स में सही मात्रा में फ्यूल भरने से इनकार कर रहे थे। यहाँ तक कि उन टैंकर्स को बॉर्डर भी पार नहीं करने दिया जा रहा था और देश में लोग कई तरह की परेशानियां झेल रहे थे। हालांकि इन सभी आरोपों से भारत आज भी इनकार करता है। इस वजह से केपी ओली ने चीन के साथ पेट्रोलियम के लिए एक एग्रीमेंट साइन कर लिया और इन्होंने इन सभी इंसिडेंट को एंटी इंडिया सेंटीमेंट के रूप में खूब यूज किया। नेपालियों ने भी वो इस सब का जिम्मेदार इंडिया को मानने लगे और इसके लिए उनके दिल में भारत के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। दोस्तों इंडिया और नेपाल का बॉर्डर डिस्प्यूट भी काफी तेज हो गया है। काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक को ये दोनों ही देश अपनी टेरिटरी बताते हैं। खास बात यह है कि जिन इलाकों पर नेपाल अपना कब्जा जमाना चाहता है, उन इलाकों को साल 2019 में भारत अपने पॉलिटिकल मैप के अंदर ऑलरेडी दिखा चुका है। उस समय केपी ओली ने भारत से इस बारे में बात करने को कहा था, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही कोरोना आ गया और भारत ने पैंडेमिक को देखते हुए इस मामले पर तुरंत मीटिंग करने से इनकार कर दिया। जब कोरोना चरम पर था, उस समय भारत ने एक और पॉलिटिकल मैप जारी किया और इस मैप में भी उन तीनों इलाकों को भारत का हिस्सा बताया गया। इस बात से नाराज केपी ओली गवर्नमेंट ने भी नेपाल का नया मैप जारी किया, जिसमें इन तीनों इलाकों को नेपाल बॉर्डर के अंदर दिखाया गया। वहाँ की गवर्नमेंट ने इस मौके का फायदा उठाते हुए लोगों के दिमाग में ये भरना शुरू कर दिया कि भारत हमसे हमारा हिस्सा छीन रहा है और इस सब की वजह से नेपालियों के दिल में हमारे लिए और भी ज्यादा हेट भर गया। इसके अलावा मीडिया और कई इंडियन पॉलिटिशियंस नेपाल को इंडिया का छोटा भाई कह चुके हैं, जो नेपाल के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कई बार केपी शर्मा ओली भी इस बात का विरोध कर चुके हैं कि रिश्ते बनाने का ये तरीका सही नहीं है। पॉपुलेशन या एरिया बड़ा होने से कोई भी देश बड़ा या छोटा नहीं होता। इसके अलावा इन दोनों देशों के बीच नफरत बढ़ाने का काम नेपाल और इंडिया के बीच किए गए कई सारे डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स भी थे, जैसे कि भारत के साथ गंडकी, कोशी और महाकाली वाटर एग्रीमेंट को ज्यादातर नेपाली नापसंद करते हैं। उनका कहना है कि इन एग्रीमेंट्स की वजह से भारत नेपाल के वाटर रिसोर्स को कंट्रोल करता है। एंड दोस्तों इन्हीं सारे रीजंस की वजह से नेपाली आज इंडियन से इतना ज्यादा हेट करते हैं। वैसे आपका इस इंडिया नेपाल डिस्प्यूट के बारे में क्या कहना है और क्या आपने पहले कभी इन इश्यूज के बारे में सुना था या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खतरनाक भाई, खतरनाक। मतलब क्या डिटेल में एकदम रिसर्च किया है इसने और क्या एकदम भयंकर तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। मतलब हम लोगों ने यार पूरा वीडियो देखा और एक भी वक्त ऐसा नहीं लगा कि थोड़ी सी बोरियत फील हो रही हो या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डाली हो।
जो थंबनेल के अंदर था कि क्या नेपाल के लोग इंडिया से नफरत करते हैं या फिर नेपाल के लोग इंडिया से नफरत क्यों करते हैं, तो इसके अंदर हर एक छोटी छोटी चीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के अभी जो नए मैप्स लॉन्च किए हैं नेपाल और इंडिया दोनों ने, जिसमें लिपू लेक और काला पानी को लेकर के काफ़ी सारा विवाद हुआ था, मतलब इन सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में बताया है। कैसे वहाँ पे मोनार्की थी, कैसे वहाँ पे डेमोक्रेसी आई, फिर डेमोक्रेसी चली गई, फिर मोनार्की आई, फिर दोबारा से डेमोक्रेसी आई। तो काफ़ी डिटेल में इन चीज़ों को बताया। साथ ही साथ सिक्किम और चाइना को भी लेकर के जो हिस्ट्री में, इतिहास में जो चीज़ें हुई थी, वो सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बताई है। बाकी वीडियो को देख के आपको क्या लगता है कि इसके अंदर जो कही हुई सारी चीज़ें वो एकदम सच है? क्योंकि कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐसी बताई गई हैं जो कि नेपाल बोलता है कि भाई ऐसा हुआ था, हमारे रिसोर्सेज रोक दिए गए थे, भारत हमें दबा रहा था, लेकिन भारत ने कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है कि नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। कभी भी इन चीज़ों को नहीं मानता है कि लाइक कि हाँ, वहाँ पे भूकंप आ गया था तो हमने इनकी रिसोर्सेज रोक दिए, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चल करके एक नफरत पैदा करती हैं। सिर्फ नेपाल के लिए अंदर नहीं, अगर ये किसी भी देश के ऊपर ये चीज़ें होती हैं तो उस देश के लोग एब्सोल्युटली दूसरे देश के साथ नफरत करने लगेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि थोड़ी मेच्योरिटी रखते हैं, जो कि काफ़ी दुनिया में घूमते फिरते रहते हैं, जिनको पता है नेचर वाइज लोग कैसे होते हैं, तो इन चीज़ों का भी काफ़ी असर पड़ता है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, जो जनता की राय है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस वीडियो के अंदर बताई हुई हर एक चीज़ सच है या कुछ चीज़ें फेक भी हैं, क्योंकि वीडियोस के व्यू पाने के लिए लोग कुछ भी कहते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इससे रिलेटेड और कोई वीडियो है, अगर आपको लगता है कि इससे भी ज़्यादा सच्चाई किसी और वीडियो में है, तो उसका लिंक भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा फेसबुक पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी अपना रिएक्शन बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में सच की धमाकेदार परफॉर्मेंस। तब तक के लिए बाय बाय।